हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्षता के बारे में और नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में। लेट्स बिगिन। अब आता है गुटनिरपेक्षता। तो गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है कि दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना, वह महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने और जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीतियों से पालन करते हुए राजनीति में जो शांति और स्थिरता है उसके लिए सक्रिय रहने का एक आंदोलन है। इसमें ना तो तटस्थता है और ना ही पृथकवाद। अतः गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी देश को प्रत्येक मुद्दे पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता होना और राष्ट्रीय हित एवं विश्व शांति के आधार पर गुटों से अलग रहते हुए निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अब आता है इसमें तटस्थता और पृथकवाद। तो तटस्थता का अर्थ यह होता है कि हमें पता तो है कौन सही है और कौन गलत है, फिर भी हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, ये होती है तटस्थता। और पृथकवाद बिल्कुल अलग हो जाना, पृथक हो जाना। अब हम डेफिनेशन देखते हैं जॉर्ज लिस्का। जॉर्ज लिस्का के अनुसार किसी विवाद के संदर्भ में जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है। किंतु गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि सही और गलत का भेद करना और हमेशा जो सही है उसका साथ देना, मतलब जो हमेशा सदैव सही नीति का समर्थन करना। सेकंड आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता के संबंध में जहाँ स्वतंत्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती है, वहां ना तो हम तटस्थ रह सकते हैं और ना तटस्थ रहेंगे। मतलब कि यदि हम कहीं किसी को सही नहीं कह पा रहे और गलत को गलत नहीं कह पा रहे, तो वह हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संस्थापना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में जो हमने पहले ही पढ़ा, यूगोस्लाविया की जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत की जवाहरलाल नेहरू, मिस्र की गमाल अब्दुल नासिर प्रमुख थे और इंडोनेशिया की सुकर्नो, घाना के वामे एनक्रोमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता जो थे वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। गुटनिरपेक्षता है वह तटस्थता की नीति नहीं है। तटस्थता का अभिप्राय होता है कि ना तो युद्ध में शामिल होना और ना ही उसकी नीति का पालन करना। ऐसे देश ना युद्ध में भाग लेते हैं और ना ही युद्ध के जो सही गलत है उसके संबंध में अपना कोई पक्ष रखते हैं, लेकिन जो गुटनिरपेक्षता है उसमें युद्ध को टालने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुटनिरपेक्षता का क्या क्या उद्देश्य है। शीत युद्ध के समय जब गुटनिरपेक्षता का गठन किया गया था उस वक्त उसका सिर्फ यही उद्देश्य था कि दोनों महाशक्तियों के गुटों से स्वयं को दूर रखना। इसके अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कुछ मूलभूत उद्देश्य भी थे, जैसे पहला कि जो रंग भेद और जो नस्ल भेद है उसकी नीति को समाप्त करना। रंग भेद मतलब कि वह काला है, वो गोरा है, ऐसे जो भेद किया जाता है रंगों के आधार पर, उस नीति का विरोध करना। नस्ल भेद, ये यार ये तो इस नस्ल का है, उस नस्ल का है, इसके आधार पर, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उस नीति को भी समाप्त करना। सेकंड पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को टालने और जो शांति व्यवस्था है उसकी स्थापना में योगदान देना। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की नीति का विरोध करना। उपनिवेशवाद तो आपको पता ही है, जैसे जब कोई देश दूसरे देश पर अपना बल दिखाने लगे वह उपनिवेशवाद कहलाता है, जैसे भारत पर ब्रिटिशर्स। फोर्थ पॉइंट आता है विश्व में निशस्त्रीकरण, अर्थात जो हथियारों की होड़ है उस पर रोक लगाना और परमाणु हथियारों के विकास पर प्रतिबंध लगाने की मांग इसके उद्देश्य में शामिल है। नॉर्मली जो निशस्त्रीकरण है उससे ही तात्पर्य जो हथियारों की होड़ है उस पर रोक लगाना, हथियारों के विकास पर कम बल देना, परमाणु हथियारों के विकास को प्रतिबंध लगाने की मांग। और परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि इसका शॉर्ट फॉर्म है एनपीटी। यह एक संधि थी, परमाणु अप्रसार संधि। इसके द्वारा 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार या अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्री का निर्माण करने मतलब निर्माण किया हो और विस्फोट किया हो जिस भी देश ने, वो ही परमाणु शक्ति संपन्न देश माने जाएंगे। परिभाषा के अनुसार सिर्फ 5 देशों को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया। पहला है अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, तीसरा फ्रांस, फोर्थ ब्रिटेन एंड फिफ्थ चीन। किसी भी गुट के साथ सैन्य गठबंधन स्थापित नहीं करना और विश्व शांति के लिए सहयोग एवं समर्थन देना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मेन उद्देश्य यही रहा है कि विश्व में शांति रहे और सहयोग। नेक्स्ट पॉइंट गुटनिरपेक्षता के तत्व। पहला,
विश्व में शांति की नीति का समर्थन। यही है कि जो गुटनिरपेक्ष देश हैं वे किसी भी महाशक्ति से सैन्य समझौता किए बिना जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें तनाव की बढ़ती प्रवृत्तियों को कमजोर करते हुए शांति की स्थापना का प्रयत्न करेंगे। मतलब कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देश है वह किसी भी महाशक्ति के साथ एक सैन्य समझौता नहीं कर सकता, और दूसरा उसे जो विश्व है उसमें शांति की स्थापना का प्रयत्न करना है। सेकंड पॉइंट आता है स्वतंत्र विदेश नीति। इसके अनुसार गुटनिरपेक्ष देश जो हैं वे किसी भी शक्ति गुट अर्थात अमेरिका या फिर सोवियत संघ किसी भी गुट के प्रभाव में आए बिना अपनी जो राष्ट्रीय हित हैं उनके अनुसार न्याय का समर्थन करेंगे। मतलब अपनी जो विदेश नीति है उसका पालन कर सकते हैं बिना किसी गुट के दबाव में आए। नेक्स्ट आता है भारत और गुटनिरपेक्षता की नीति। राष्ट्रीय हित की दृष्टि से जो भारत है उसने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई, ताकि वह स्वतंत्र रूप से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सके जिससे उनका हित सत्ता हो, ना कि महाशक्ति और उनके खेमों का। सेकंड पॉइंट आता है दोनों महाशक्तियों से सहयोग लेने हेतु। भारत ने दोनों महाशक्तियों से संबंध एवं मित्रता स्थापित करते हुए दोनों से सहयोग लेने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। ये बात थी जब भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे अपने देश का विकास करना, गरीबी से उबारना, और ब्रिटिशर्स बहुत बेकार हालत करके गए थे भारत की। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा अगर हम सोवियत संघ का साथ देते तो अमेरिका हमारे खिलाफ हो जाएगा, और अगर अमेरिका का साथ देते हैं तो सोवियत संघ। तो इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया ताकि वो दोनों गुटों से सहयोग ले सकें। थर्ड पॉइंट आता है स्वतंत्र नीति निर्धारण हेतु। यही है कि जब भारत अपनी स्वतंत्र नीति का निर्धारण कर सके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, जो भारत है उसने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना क्या था, सिद्धांत विहीन नीति। जो आलोचक थे उनका कहना था कि भारत की जो नीति है वह सिद्धांत विहीन है। कई बार ऐसा होता था कि जो भारत था वह भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामले होते थे उन पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है। फिर आता है कि नीति में अस्थिरता। तो भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वह अस्थिर रही है। अनेक बार जो भारत है उसकी स्थिति क्या थी, बहुत अलग रही, विरोध वाली रही। जो महाशक्तियां उनके गुट में शामिल होने पर वह दूसरे देशों की तो आलोचना करने वाला था। अगर कोई महाशक्ति गुट में शामिल हो जाता था देश तो भारत उसकी आलोचना करता था। लेकिन जो भारत था उसने स्वयं अगस्त 1971 में जो सोवियत संघ है उसके साथ अपनी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। जो विदेशी पर्यवेक्षक हैं इसे भारत का सोवियत संघ में सम्मिलित होना मानता है, लेकिन जो भारत है उसका यह कहना था कि जो बांग्लादेश संकट है उसके दौरान उसे राजनीतिक और जो सैनिक सहायता है उसकी अत्यंत आवश्यकता थी, और यह समझौता से संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे और मधुर संबंध रखने से नहीं रोकता, ऐसा भारत का कहना था। नेक्स्ट पॉइंट आता है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जितने भी देश शामिल थे अधिकांश देश क्या थे, अल्प विकसित थे। इन सब देशों के सामने क्या थे, मुख्य चुनौती थी अपने देश का आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करना और जो जनता है उसे गरीबी से उबारने की थी। नए नए स्वतंत्र देश जो थे उनके सामने आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर टिकाऊ विकास ही नहीं होगा देश में तो कोई भी देश जो होता है वह सही मायने में स्वतंत्र नहीं रह सकता था, उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी समझ के साथ क्या हुआ था, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। अब बात करते हैं कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अर्थ। इसका अर्थ यह है कि जो नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा थी, मतलब जो नए नए देश स्वतंत्र हुए थे, विकासशील देश है ना, विकासशील मतलब कि जिस भी देश में विकास ना हुआ हो वह और विकास चल रहा हो वे विकासशील देश कहलाते हैं, और विकसित देश जिनमें विकास हो चुका हो वो विकसित देश कहलाते हैं। तो जो नवोदित विकासशील देश थे उनके मन में यह बात थी कि उनका जो आर्थिक विकास है, जो पूंजीवादी देश हैं उनकी स्वेच्छा पर निर्भर ना रहे, और जो बहुराष्ट्रीय निगम है वह उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाला उपनिवेश ना माने, कि सिर्फ कच्चा माल उत्पन्न करने वाला उपनिवेश ना माने।
मतलब कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता, समादर, हस्तक्षेप और कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्णाधिकार आदि सिद्धांतों पर। तो बात ये थी कि जो नए नए देश स्वतंत्र हुए थे, उसमें अभी विकास चल रहा था, तो उनके मन में ये बात थी कि उनका जो आर्थिक विकास है वह जो पूंजीवादी देश है उनकी इच्छा पर निर्भर ना रहे। जो बहुराष्ट्रीय निगम है उन्हें जो कच्चा माल प्राप्त करने वाला सिर्फ उपनिवेश ना समझे। उपनिवेश तो आप जानते ही हैं। तथा आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता, मतलब समादर, एक दूसरे का आदर, मतलब कि किसी भी काम में हस्तक्षेप ना करना उनकी, वह हस्तक्षेप कहलाता है। और जो कच्चा माल हो उस पर जो उत्पादक राष्ट्र है उसका पूर्ण अधिकार हो। उत्पादक राष्ट्र जैसे भारत है, वो किसी चीज़ का उत्पाद कर रहा है तो वह उत्पादक राष्ट्र है, तो उस पर उसका पूर्ण अधिकार हो। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार इस परिभाषा को देखें तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जो सभी राष्ट्रों के मध्य न्याय, समानता, सामान्य हितों व सहयोग पर आधारित हो। सबके बीच न्याय हो, समानता हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सामान्य हितों और जो सहयोग है उस पर आधारित है। इस प्रकार नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और जो नव उपनिवेशवाद और जो नव साम्राज्यवाद है उनके सभी रूपों को समाप्त करना चाहती है। ये न्याय, समानता पर आधारित, लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के सिद्धांत। जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी इसके कुछ सिद्धांत भी थे। जैसे पहला आता है खनिज पदार्थ जो समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप है उस पर उसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना। दूसरा, कच्चे माल तैयार कीमतों में ज़्यादा अंतर ना हो रहा, मतलब जो कच्चा माल है और जो तैयार माल है उन दोनों की जो कीमत है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जो विकसित देश है उनके साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार करना। जो विकसित देश हैं उनके साथ जो व्यापार है उसका जो वरीयता है उसका विस्तार करना। विकासशील देशों द्वारा जो उत्पादित औद्योगिक माल है उसके निर्यात को प्रोत्साहन देना। अब आते हैं निर्यात। आयात मतलब होता है जब किसी देश में कोई सामान आता है, निर्यात मतलब जब किसी देश से कोई सामान जाता है। नेक्स्ट आता है विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य जो तकनीकी विकास है उसकी खाई को पाटना। जो विकासशील देश हैं उनके बीच उनके देशों में अभी भी विकास हो रहा है और जो विकसित देश हैं वे पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं, तो उन दोनों के मध्य बहुत ज़्यादा अंतर था। जैसे चाहते थे कि जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं उनके मध्य जो तकनीकी विकास की खाई है वह ख़त्म की जाए, मतलब उसे कम किया जाए। विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों की भार को कम करना, उनके ऊपर जो वित्तीय ऋण है उनके भार को कम करना। बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण लगाना। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वह उन देशों में अपने कारखाने स्थापित करती हैं जहां पर उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, जैसे सस्ता श्रम, उत्तम परिवहन। फोर्थ पॉइंट आता है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के आवश्यक तत्व। जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था उसके क्या क्या आवश्यक तत्व थे? तत्व है पहला, विकासशील देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, मतलब जो जिन देशों में विकास हो रहा है या फिर जो विकासशील देश हैं, नॉर्मली भारत भी अभी विकासशील देश ही है, उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। दूसरा, विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना, जो साधन है उन्हें विकसित देशों से जो विकासशील देश हैं उनमें भेजना ताकि जो विकासशील देश हैं उनमें भी विकास हो सके। थर्ड आता है अन्य विकसित देशों का अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त हो जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं, मतलब जो अन्य देश हैं, अन्य विकसित देश हैं, उनका भी उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त हो, उन्हें भी उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त हो जिनका दोहन जो है जो पश्चिम के विकसित देश करते हैं। तो अल्प विकसित देश हैं उनकी जो पहुंच है वह पश्चिम देशों के बाजारों तक हो और जो पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी है उसकी लागत कम हो। जो मतलब जिन देश का विकास नहीं हुआ है या जिनका विकास हो रहा है लाइक विकासशील देश, उनकी जो पहुंच है वह पश्चिमी देशों तक भी होनी चाहिए और जो वहाँ की प्रौद्योगिकी है उसकी कीमत की जो लागत है वह कम हो। फिर आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक आर्थिक दबाव समूह में बदलने की भूमिका।
इसने यह सुधार प्रस्तावित किया कि अल्पविकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा। इसने ये सुधार प्रस्तावित किया है कि जो अल्पविकसित देश हैं उन्हें अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन जो है वह पश्चिम के अल्पविकसित देश करते हैं। इसमें यह सुधार भी प्रस्तावित था कि जो पश्चिमी देश हैं उनसे मंगाई जा रही जो प्रौद्योगिकी है उसकी लागत कम होगी। इस प्रकार 1970 के मध्य तक जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसके उद्देश्य में आर्थिक मुद्दे जो हो गए वे प्रमुख हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप इसने आर्थिक दबाव समूह का क्या कर लिया, रूप धारण कर लिया। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।